तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ोगिंग यहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ले सकता था, ये जो स्मोक वेट की बंदी थी, उससे लेने की कोशिश करता है। लेकिन जब तक कि वो पूरा बता पाती, जैसे वो मार्केट स्याओ का नाम लेती है, उसके बॉडी में कुछ तो एक और सील थी, तो वो पूरी तरह से बिखर जाती है इस दौरान। ज़ो को मालूम था क्योंकि समय इस समय बहुत कीमती है। तो जो लीफ वाला बोर्ड था इसके पास, क्योंकि वो सुन सकता था, उसको बोलता है समय बहुत कीमती है, देखो भाई, बहुत जल्दी से चलो, माउंट डेब्रेक अब आगे। और ये जो लीप बोट था ना, फिलहाल ये 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था और बीच-बीच में ये नाव ज़ुकिंग के चेहरे को देखता था और देखता था कि एक्सप्रेशन सीरियस हो रहा है तो और स्पीड बढ़ा देता था। देखो, पहले ज़ू का प्लान क्या था कि वो पहले माउंट ग्रीन मिस जाएगा, उसके बाद वहाँ से जाएगा माउंट डेब्रेक। लेकिन सिचुएशंस ऐसा था कि अब उसे डायरेक्टली वहाँ पर जाना पड़ रहा था, माउंट डेब्रेक। ज़ू एक अपने मन में एक विचार सोचता है कि देखो यार, मैं वॉर को तो किसी प्रकार से बदल नहीं सकता हूँ, फिलहाल मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि ये मिशन जो मुझे पैलेस लॉर्ड ने दिया है उससे पूरा कर दूँ। दिन गुज़रते हैं इस दौरान। वो जो मतलब हवा में एक ऑरा दिखती थी ना, डोम ऑफ हेवन की, मतलब आसमान में देखो तो एक, तो वो और फ्लिकर कर रही थी। तो वो दिखाता था कि वॉर इस समय काफ़ी इंटेंस चल रहा है। चौथे दिन की शाम में उसे माउंट डेब्रेक फाइनली नज़र आने लगता है। ये जो पहाड़ी था ना, काफ़ी अद्वितीय था, यूनिक था। नॉर्मली पहाड़ देखो ब्लैकिश कलर के रहते हैं, लेकिन ये 7 कलरों का था। वाटर लेवल से जोकिंग फिलहाल इस समय 30,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाता है और नीचे तो ऑब्वियसली पहाड़ सटा हुआ ही अबिसल सी तो था ही। पहाड़ की जैसे जैसे करीब पड़ता ना, एक प्रेशर फील कर रहा था, थोड़ा उत्सुक भी था और थोड़ा नर्वस भी फील कर रहा था। मेन था भाई पैलेस लॉर्ड का मिशन और अपने माता पिता के जो ग्रेव्स हैं जहाँ पर उन्हें दफनाया गया है, ये उस जगह को भी देखने आया था। फिलहाल अपने विचारों को शांत करता है, गहरी सांस लेता है, नाव से उतर जाता है और पहाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। अब ये जो नाव होता है ना, जैसे जोकिंग जाता है वो पानी में डूब जाता है। स्टोन लायन और जो खोपड़ी थे वो इस समय काफी अलग एक्सप्रेशन दे रहे थे, एनवी फील कर रहे थे कि नाव तो निकल गया ना, इनको तो साथ में रुकना पड़ रहा था जोकिंग के। अब माउंटेन पहुंच चुका था, माउंट डेब्रेक के, तो वहां पर डिफेंसिव जो भी माउंटेन्स थे और कवर करता था भाई, बिना सिक्योरिटी के आप अंदर थोड़ी जा सकते हो। यहाँ पर भी स्वॉर्ड से कोर्ट का वही ग्रैंड स्पेल फॉर्मेशन था, तो कोई भी जो ऑथोराइज नहीं वो तो नहीं जा सकता, क्योंकि जोकिंग के पास अभी कमांड मेडलियन था, वो विकस का, पैलेस लॉर्ड का, कॉन्ग का सेम लेवल का अथॉरिटी था। तो ये फॉर्मेशन इसे ब्लॉक भी नहीं करता है, इवन रिएक्ट भी नहीं करता है। उसू का दिमाग सीधा यही था, पहले इन्वेस्टिगेशन वो पे ध्यान देगा, बाद में मॉम और डैड का जो ग्रेव्स है उसके पास जाएगा। तो जैसे ही अंदर प्रवेश करता है ना, एक हल्का सा रिएक्शन फील करता अपने ब्लड में, ब्लड लाइन से रिलेटेड बेसिकली। मतलब वो अपने माता पिता को सेंस कर पा रहा था, आंखें इसके खूनी लाल थी। बाकी लोगों के लिए होगा तो कहीं रूथलेस किलर, इमोशंस नहीं दिखाता है, लेकिन भाई वो तो इतने सीखा है ना इमोशंस को दबाना कैसे, मतलब हाइड कैसे करना है दुनिया के सामने, और अपना कंसील करता है, पहाड़ चढ़ना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जो बिल्डिंग्स भी थे ना, वो 7 कलर्स के थे, क्योंकि पहाड़ पर ही थे। आर्किटेक्चर भी काफी बोल्ड था। तो यहाँ पर जो स्वॉर्ड से इसका कोर्ट है ना, एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर से तो बड़ा था। और भाई ऑब्वियसली यहाँ के भी जो स्वॉर्ड से जिससे वॉर में गए हुए थे, तो 30 से ज्यादा इसे दिखाई भी नहीं देते हैं। और जो यहाँ पर थे भी वो गोल्ड कोर लेवल के थे, इन्हें भी थोड़ी भनक थी कि कोई अटैक करने वाला है। यहाँ पर बस एक ही थे जो कि नासेंट सोल लेवल के स्वॉर्ड से थे, और आप बोल सकते हो चोटियान उनके बराबर था। तो पूरे एरिया को जो पहले स्टडी कर लेता है, और उसको मालूम था जो यहाँ का जो फॉर्मेशन है वेस्ली स्वॉर्ड से इसका, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। और पेट्रोलिंग तो कर रहे थे बंदे, लेकिन जोन पर ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ते जाते। उसका मेन था कि भाई स्वॉर्ड से इसका जो कोर्ट है आर्काइव्स पवेलियन, वहां पहुंचना है। आधे घंटे में ये पहुंच भी जाता है। अंदर जाने से पहले ना ये अपने शैडो को एक डिवाइन विल के थ्रू मैसेज भेज देता है, जो क्या करता है ना, स्टोन लाइन और खोपड़ी को कवर कर लेता है। मतलब वो एक बैग के अंदर थे। अब यहाँ पर कोई स्वॉर्ड से ड्यूटी पर था नहीं, जो फाइल्स इसे चाहिए थी ये वो ढूंढने लगता है। तो ये पवेलियन जो था, यहाँ पर 4 माले थे, बहुत सारी फाइल्स थी। तो ये फाइल्स अब भाई कैसे ढूंढे, तो जो मेन फाइल्स है डे ब्रेक लाइट से रिलेटेड, ये उन्हें ढूंढता है, जो कि इसे 3rd फ्लोर पर मिल जाती है और पढ़ना शुरू करता है। और हैरान था, वही इन्फॉर्मेशन था इसमें कि डे ब्रेक लाइट कैसे बना है। वो एक सन जो था वो खत्म हो गया, तो उसी की हो रहा है। वो इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं क्या डेड हो गया। और अभी तक वो जो डे ब्रेक लाइट प्रकट हुआ है ना, वो 752 बार प्रकट हो चुका है। ये था कि सरप्राइजिंग क्या था, देखो कोई भी और अगर फूट जाती है तो पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो और टुकड़ों टुकड़ों में अभी भी है। तो इन चीजों पर स्वॉर्ड से पैलेस वालों ने रिसर्च किया था कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि देखो, जब कोई भी सन पेरिश करता है, मतलब खत्म होता है, तो आसपास का जो मैजिकल लॉज है ना, हेवन और अर्थ का, वो बदल जाते हैं। इसी की वजह से वो जिंदा है वहां पर, और ये माउंट डेब्रेक में ही होता है। अब फाइल में एक और स्टोरी थी,
मरने से पहले वो जो सूर्य था उसने ब्लड वॉमिट किया था जो कि चारों तरफ फैल गया था। वो 7 कलर्ड था, इसीलिए ये जो माउंटेन है वो 7 कलर का दिखता है। तो यहाँ पर भी ना डेब्रेक लाइट प्रकट हो सकता है, ऐसा भी सीन। और डेब्रेक लाइट कल्टीवेशन के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। ये कल्टीवेटर को मदद कर सकता है, जो सन के लेवल का पावर होता है ना उस वैसी पावर वो हासिल कर सकता है। ब्लड लाइन में भी मदद करता है। अगर वेपन ओपन बना रहे हो उसमें ये इसकी ऑरा यूज़ करते हो तो वेपन भी ज़्यादा पावरफुल बनेगा। इवन पावर ऑफ गॉड्स को रेजिस्ट कर सकता है। इसीलिए वो रेयर भी था। देखो मिलता नहीं था, लोग बहुत ढूँढते थे, लेकिन उससे जब प्रकट होना है तभी प्रकट होता था। ज़ो पूरे रिकॉर्ड्स को ढूँढ लेता है, लेकिन कोई चीज़ ऐसा खतरनाक नहीं मिलता इसे। अब इसके हिसाब से ऐसे तो फिर ये डेब्रिक लाइट को नहीं ढूँढ पाएगा। और यहाँ पर फाइल्स बहुत सारे थे। इधर डेब्रिक प्रीफेक्चर में ही एबिसल सी के गहराइयों में एक जगह था जो काफ़ी करप्शन से भरा हुआ था, जहाँ पर मानो डेथ की हो रहा थी। मानो किसी की गॉड की आई के खुलने की वजह से ये एरिया बना था। कोई यहाँ पर पहुंच नहीं सकता था, नहीं तो तुरंत मारा जाएगा, क्योंकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र था। और ये जगह वो जो सन जो पेरिश हुआ था, खत्म हुआ था, उसकी ऑरा से शायद बना था। और यहाँ पर थे सर इंकवेल। उनके सामने में 300 मीटर का एक उंगली उड़ रहा था, उसके अंदर खतरनाक गॉडली माइट का पावर था। और वो कांपते हुए सर इंकवेल बोल रहे थे, ओ माइटी एक्सॉल्टेड वन। जो मैंने सुना है कि इतने साल बीत गए ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते रहते हैं उस चीज को ढूंढने के लिए, बट कोई ढूंढ नहीं पाया, लेकिन आपने तुरंत ढूंढ लिया। सच में ऐसे गॉड हो जैसे स्वर्ग भी फेवर करता है। और इसमें कुछ भी लाइफ नहीं है। नॉर्मली वो जो सन की ओरा गिर उसमें लाइफ रहता है, तो इससे पेंट करना थोड़ा मुश्किल हो, तो हम इस ओरा को ना किसी लिविंग थिंग्स के अंदर में ऐड कर सकते हैं, उतना अच्छा पेंटिंग बनेगा। अब ये सुनकर के जो गॉड फिंगर था ना, वो एक डायरेक्शन में देखता है और कहीं तो गायब हो जाता है। इंक वाले उनकी आंखों में आंसू थे कि यार अगर मैंने पेंटिंग फिनिश कर दिया तो ये मुझे पक्का मार देगा, और नहीं भी बना इसके लिए पेंटिंग तो भी ये मुझे मार देगा। तो फिलहाल सुबह होने का समय था, आसमान में अभी भी अंधेरा था, लेकिन चांद की रोशनी से मतलब आसपास के क्षेत्र को देखा जा सकता था। इधर जोकिंग अभी भी 3rd फ्लोर में ही था, आर्काइव्स पवेलियन के, और खिड़की से बाहर देख रहा था। चांदनी रात में मुझे और क्लूज चाहिए, लेकिन खुद से मुझे ट्रैक करना उनको तो इसमें बहुत समय लगेगा। और जुको और सतर्क भी रहना था कि पैलेस लॉर्ड ने जैसा कहा था कि गवर्नर की मृत्यु में कोई अंदर के बंदे का भी हाथ है, तो आपको स्वर्ड से जिससे भी सावधान रहना पड़ेगा, और जिसने भी साथ दिया होगा वो भी ठीक ठाक पावरफुल होगा। इसलिए जू के दिमाग में ये भी था कि मैं किसी स्वर्ड से इसको ये बात बताया यहाँ आके, तो क्या पता भाई वो भी मिला हो। आप ट्रस्ट नहीं कर सकते ना फिलहाल, क्योंकि सिचुएशन ऐसा है वॉर का। फाइल्स को फिर से देखने लगता है, आखिर में आर्काइव्स पवेलियन से बाहर निकल जाता है, क्योंकि कंसीलमेंट इफेक्ट था इसकी बॉडी पर, मतलब अपनी ऑरा छिपाना, ये तो इसको मतलब इसका ऑरा फील कर पाना मुश्किल था। और इस दौरान ये स्वर्ड से इस कोर्ट की तरफ पड़ जाता है। अब हवा तेजी से चल रही थी, ठंड थी कमाओं में, डाउइस रोब बंदे ने अपना पहना हुआ था, और ये फील करता है कि अब इसका ये था कि भाई जाता हूँ मम्मी पिताजी के जहाँ पर उन्हें दफनाया गया, वहाँ जा करके एक लास्ट ट्रिब्यूट दे देता हूँ। मूड भी थोड़ा अनस्टेबल था। ऐसे इमोशंस को जोकिंग भी सप्रेस नहीं कर पा रहा था। ब्लड लाइन को बस फील करता है। कल्टीवेशन बंदे का पहले जैसा तो नहीं, अभी बहुत ही था, और फील करके उस तरफ बढ़ जाता है। पहाड़ी के आसपास जाकर के रुकता है। हवा यहाँ पर काफी तेज था। धीरे धीरे अब सूर्य की रेशमी किरणें भी पड़ने लगी थे, और अलग ही सीन दिखता था यार। देखो एक तो वो समुद्र था, ब्लैक वाटर्स का पूरा दिखता था, और ऊपर में मतलब उसके किनारों पर ये 7 कलर्ड माउंट है। फिर से याद आता है कि इसके भाई ने, यानी भाई क्या बोलो या जो भी बोलो, वो क्राउन प्रिंस ऑफ सियान ने बोला था कि मैंने मम्मी पापा को माउंट डेब्रेक में दफनाया था। सोकिंग को समझ में आता है क्यों उसने यहाँ पर दफनाया था, क्योंकि मम्मी पापा का जो दफनाया था ना, वो पूरा माउंट डेब्रेक में उसने दफना दिया है। ये जो पहाड़ी है ना, उसके एकदम बीच में। जैसे ही जोकिंग यहाँ पहुंचा था ना, वो ब्लड लाइन के फ्लिकर जो होता है, एक बेचैनी जो फील होती है वो फील किया था। तो फिलहाल ये पहाड़ी के ऊपर हवा में उड़ रहा था, पहाड़ी के अंदर प्रवेश करना चाहता था, बट ये पहाड़ी यूनिक था, आप जा सकते हो, लेकिन जोकिंग का कल्टीवेशन अभी उस लेवल पे नहीं था। ये अपने घुटनों पर झुक जाता है। चट्टान था वहां पर, उसके आंखों से भाई ऑब्वियसली आंसू की बूंदें गिर रही थी। थोड़ी देर यहाँ पर बैठता है, फिर उसके बाद मम्मी पापा आप आराम करो। बहुत धीरे था, मतलब कोई सुन ही नहीं सकता था। फाइनली आंखों से आंसू आने बंद हो जाते हैं, पैरों पर खड़ा हो चुका था। पहाड़ी से अब नीचे उतरने लगता है। जोकिंग यहाँ से निकल जाता है। नीचे उतरने के बाद फिर से इस 7 कलर्ड माउंटेन की तरफ देखता है, और वो बोलता है कि जब मेरे अंदर कोई भी रिग्रेट नहीं रहेगा तो मैं फिर कभी आऊंगा और यहीं सेटल हो जाऊंगा। आंखें बंद करता है, मन को शांत करता है, उसके बाद निकल जाता है अंडर वाटर वैली की तरफ, जो कि माउंट डेब्रेक से थोड़ी दूरी पर था। क्योंकि रिकॉर्ड्स के हिसाब से लास्ट लोकेशन यही था जहां पर वो जो लाइट प्रकट होती है ना, डेब्रेक, वो सन की ओर यहीं पर प्रकट हुई थी। कि वहां पर जाके इन्वेस्टिगेट करना चाहता था कि कुछ क्लूज वगैरह मिल रहे हैं क्या। टॉप स्पीड में लौंडा अपना पड़ जाता। उसको मालूम था कि जब वो सूर्य खत्म हुआ था तो वहां पर करप्शन भी फैल गया था, तो चौकस रहने की तो जरूरत है। और क्योंकि करप्शन ज्यादा इसलिए यहाँ के जो कल्टीवेटर्स है ना, समुद्र के अंदर बोलो या इस पानी के अंदर नहीं जाते हैं, मतलब उसके थ्रू ट्रैवल नहीं करते हैं।
प्रतिबंधित समुद्र के जैसा ही था। अंदर में खतरनाक जीव भी हैं। 4 घंटे ज़ू को लगते हैं और वो अपने डेस्टिनेशन पर फाइनली पहुँच जाता है। ये एक वैली टाइप एरिया था, 300 मीटर के आसपास में शायद फैला हुआ था। आसपास ब्लैक मिस्ट को देखा जा सकता था। ज़ू थोड़ा-सा टेम्पटेशन फ़ील करता है जल्दी से जाने का, बट वो एक रॉक के पीछे छिप जाता है। फ़ैमिलियर फ्लक्चुएशन को फ़ील कर रहा था। इस दौरान जो इसका परछाई था वो बोलता है, "काफ़ी अच्छा है वो स्मोक।" अब उससे अच्छा फ़ील हो रहा था, उसे निगलने को सोच रहा था। खोपड़ी और शेर को वो रिलीज़ कर देता है। हालाँकि ज़ू अपना इन्हें इग्नोर मारता है। बेसिकली यहाँ पर भी स्मोक विट्स थे इस ब्लैक धुएँ में। शैडो को बोलता है, "जाओ एरिया स्काउट करके आओ।" और शैडो थोड़ी देर बाद वापस लौटता है, काफ़ी एक्साइटेड था। उस और इतना एक्साइटेड देख कर के पैट्रियार्च भी थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब ज़ोकिंग फिर बोलता है, "ठीक है, स्टोन लाएँ।" के ऊपर में खोपड़ी बैठा हुआ था। खोपड़ी को इसको देता है कि जाओ इसको लेकर जाओ। अब क्या करता है कि खोपड़ी को शैडो फिर से निकल जाता है, फिर उसी तरफ बढ़ जाता है। थोड़े समय बाद फिर खोपड़ी शैडो वापस आ चुके थे और खोपड़ी बोलता है कि एक्सॉल्टेड वन, मैंने कुछ देखा है, पूरा देख लिया। वहाँ पर बहुत सारे स्मोक विट्स हैं, सैकड़ों में, और कुछ तो उसमें नासेंट सोल लेवल पे हैं। मैजिकल ट्रेजर ये लोग बना रहे हैं। और क्योंकि मेरा आपको तो मालूम है अनुभव कितना ज़्यादा, तो मैंने तुरंत पहचान लिया। वो टैबू ट्रेजर का कुछ कॉपी कर रहे हैं ऐसा कुछ। इधर पैट्रियार्च को लग रहा था, यार मुझे नहीं यूज़ कर रहा ये फिंडिस जो आजकल। सो इस दौरान उस ग्रेफाइस की तरफ देखता है, उस डायरेक्शन में। उसकी आंखों में एक अलग कोल्डनेस था, क्योंकि देखो ये लोग एक मैजिकल ट्रेजर बना रहे हैं, वो किसके पास बना रहे हैं? माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा दूरी पर थोड़ी है, 4-5 घंटे की दूरी पर ये जगह है। शायद ये अटैक करने वाले, शायद चांस वही था। और माउंट एवरेस्ट का जो मायना था ज़ोकिंग के लिए काफ़ी अलग था आपसे, क्योंकि उसके माँ-बाप भी यहाँ पर दफन हुए थे। और इतना ईज़िली तो जाके इन्हें मार भी नहीं सकता था, क्योंकि नासेंट सोल लेवल के ठीक-ठाक कल्टिवेटर्स भी थे। तो पहले क्या करता, अपने थर्ड हेवनली पैलेस को एक्टिवेट करता। टैबू पॉइज़न चारों तरफ फैलना शुरू होता है। जिधर हवा का झोंका ज़्यादा था, उधर अपने ज़हर को ज़्यादा भेज देता है। पूरे एरिया को समझ लो कवर कर देता है पहले टैबू पॉइज़न पाउडर से, पावर से। अब इससे पता था कि अब चीज़ें रेडी हो चुकी थी, इसकी आँखों में किलिंग इंटेंट को साफ देखा जा सकता था। और इस दौरान हाथ को लहराता है ना, तो इस टैबू पॉइज़न में बहुत सारे बीटल्स मिक्स हो गए, छोटे-छोटे, जिन्हें कि नॉर्मल आँखों से देखा नहीं जा सकता, वो भी फैल जाते हैं। और थोड़े समय में मतलब ज़हर क्योंकि फैल चुका था, तो काफ़ी चीखें अंदर से सुनाई देना शुरू हो जाती है। इधर यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर पानी की गहराई हो, एक 300 मीटर की उंगली बहुत तेज़ी से इधर ही बढ़ रही थी। और जो भी चीज़ जिंदा थे ना, ये उन्हें अपने साथ ले जाने के मूड में था। मतलब ऐसा एक और भाई गॉडली पावर है, तो उन्हें बाउंड कर दे रहा था, बाँध दे रहा था। ऐसा नहीं कि एक तो उसने बाँधे थे, अभी तक सैकड़ों कल्टिवेटर्स बाँध चुका था, कोई भाग भी नहीं पा रहा था। तो जूस होता ना, बाहर से बैठे हुए पूरे सिचुएशन को स्टडी कर रहा था, और उसके बाद यहाँ से निकल जाता है। स्मोक विट्स बहुत सारे वैली में प्रकट होने लगते, पूरे एरिया को स्कैन कर रहे थे, गुस्से में थे, फ्रस्ट्रेट थे, क्योंकि अंदर का माहौल काफी खराब हो चुका था। पहले देखो अंदर में सैकड़ों स्मोक विट्स थे, या उससे ज्यादा ही थे, 100 से तो एटलीस्ट, लेकिन अब बहुत कम बचे थे, क्योंकि जू का जो टैबू पॉइजन था लगभग को मार चुका था। साने के बस उनकी बॉडी खत्म हो रही थी, सोल भी पूरी तरह से खत्म हो जा रहा था। और जो मरे नहीं थे वो करा रहे थे, बस इस जहर को रोकना चाहते थे। उनकी बॉडी क्योंकि गल रही थी, और इनकी बॉडी से स्मोक की जैसे होती थी, वो बिखरते जा रही थी, और वो भी मरते जा रहे थे। तो जो मैजिकल ट्रेजर पे वो काम कर रहे थे, वो काम तो रुक जाता है। अब इनमें से क्योंकि 7-8 ऐसे थे जो जिनके पास की खुद का पपेट था, मतलब पपेट के अंदर थे, वो बोलते कौन है वहां पे। और ये सभी जो थे नासेंट सोल लेवल में थे, उस दुश्मन को या धोखेबाज को ढूंढ रहे थे। और इनका भी पपेट को रोड तो हो ही रहा था कहीं ना कहीं। ये दुश्मन को इसलिए ढूंढ रहे थे कि ताकि एंटीडोट इन्हें मिल जाए, और कितना भी देखो ये ऑरा यूज कर ले, क्योंकि ज़ोकिंग को जो कंसीलमेंट की ऑरा मिली थी वो किससे मिला था? आर्च इमॉर्टल प्लम डार्क से, और भाई वो वॉइड रिटर्निंग लेवल की बनती है। तो नासेंट सोल लेवल के कल्टिवेटर ज़ोकिंग को ढूंढ पाए अपनी ऑरा से, वो तो मुश्किल था। और जो जहर रिलीज करने के बाद तुरंत यहाँ से निकल जाता है। पॉइजन तो काम कर रहा है, और वेट कर रहा था कि जब सभी मर जाएंगे तो वो आके फिर इन्वेस्टिगेट करेगा एरिया को। सो के हिसाब से 1 घंटे में तो मर जाएंगे सभी, लेकिन मैं 6 घंटे वेट करूंगा ताकि पूरा सेफ रहूं। लेकिन जब ये भाग रहा था आगे उस किसी और डायरेक्शन में, तभी एक खतरा फील करता, एक दूसरे दिशा की तरफ पलट के देख, चीर परिचित हो रहा ये फील करता है। जैसे ही वो ऑरा फील होता है ना, इसे पूरा एरिया बदलने लगा। मतलब करप्शन यहाँ पर अपने आप बढ़ने लगता, पूरी चीजें डिस्टॉर्ट होने लगती, स्पेस में फ्लक्चुएशन होने लगता है। एक ही विचार आता है उसके दिमाग में, कोई भगवान, मतलब एक गॉड आ गया क्या यहाँ पर। और उसको थोड़ा गेस कर लेता है ऑरा को फील करके, और तेजी से भागने लगता। ऑरा वैली के अंदर से थोड़ी आ रहा था, ऑरा आ रहा था थोड़े अलग डायरेक्शन से। उसने एनर्जी फ्लक्चुएशन फील किया होगा, इसलिए वो ऑरा यानी कि वो गॉड ऑफ फिंगर इस तरह पड़ जाता है। और वो समझ जाता है इंकवेल इसको लेकर आए होंगे यहाँ पर, कि यहाँ पर आपको वो मिल जाएगा एनर्जी फ्लक्चुएशन या जो भी। मतलब क्या यहाँ पर सच में उस सन की ऑरा है? क्योंकि खोपड़ी ने ये बात बोला था, लेकिन जो को लगा था पता नहीं है ऐसी कुछ बोल रहा होगा, जब ये आ रहे थे उस लीफ बोर्ड से शुरुआत में तभी। और जो को मालूम था भाई कि गॉड फिंगर को ढूंढने क्यों नहीं जाता जो, क्योंकि उस लेवल पे नहीं अभी तक। वो काम इसलिए कर रहा था अपना कि भाई कंसीलमेंट मैजिक है, पूरी चीजें निपटा लो, यहाँ से निकल जाओ। अब जो के दिमाग में याद है कहीं ऐसा तो नहीं है खोपड़ी और शेर फिंगर को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो जो इस दौरान खोपड़ी और शेर की तरफ देख,
दोनों एक साथ बोलते हैं कि इसमें हमारा कुछ सीन नहीं है। मैं अगर चाहूँ भी ना तो उस गॉड को ट्रैक नहीं कर सकता। अब जो सोचता है फिलहाल तो नहीं, यहाँ से निकलने के बाद मैं इन दोनों को देखता हूँ। और इस समय बंदा अपना मतलब जो वॉयलेट मून वगैरह का पावर था उसे यूज़ नहीं करना चाहता था। लेकिन इस दौरान बस 10 सांस के बराबर इस समय निकला होगा। फ्लक्चुएशन इंटेंस होते जाता है। डिवाइन वेल इसकी तरफ पड़ता है पीछे से। सबको मतलब पूरा एरिया ही कवर कर लेता है, जोकिंग हो या कोई भी। और एक 300 मीटर की उंगली थोड़ी देर बाद जोकिंग के सामने प्रकट हुई। जो भी हल्का सा अंदर से दहल जाता, को लग रहा था उसकी बॉडी पूरी फट जाएगी। तो तुरंत अपने टैपू पॉइजन के पावर को रिलीज करता है और वॉयलेट मून अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में भागना शुरू करता है। लेकिन वो भी काम नहीं आता। एक्शन डिवीजन में तो था नहीं कि भाई सप्रेशन के और यूज कर सकता है वहां के पावर्स को। उसका दिमाग झंझना जाता है उस गॉडली फिंगर का डिवाइन वेल की वजह से, और वो और से खींचने लगती है। और उसको भी जैसे कि वो मतलब गॉड फिंगर सबको घसीट के ले जा रहा था ना, उनके ऊपर जोकिंग को फेंक देता है और इनको घसीटते हुए अपने उस लोकेशन पर ले जाता है। स्टोन लायन और खोपड़ी भी साथ में थी, और इस दौरान खोपड़ी और शेर चिल्ला रहे थे कि बॉस ये हम हैं। लेकिन फिंगर इस दौरान खोपड़ी को इग्नोर करता है। और उसके बाद ये फिंगर ना पता है वो माउंट डेब्रिक की तरफ देखता है, फिर थोड़ा संकोच करता है, उधर नहीं जाता है, यहाँ से बेसिकली निकल जाता है। टेलीपोर्ट कर सकता था वो फिंगर, भाई उस लेवल का उसके पास पावर था। कुछ ही और लोकेशन पर जाता है जहाँ पर 500 और कल्टिवेटर्स को पकड़ता है, जिनमें बहुत सारे मतलब नहीं बट थोड़े बहुत स्मोक विट्स और थे। सभी कल्टिवेटर्स की फटी पड़ी थी, तो कोई किसी को देख भी नहीं रहा था। ज्यादातर तो अधूरे थे, किसी के नाक नहीं था, कान नहीं था, खड़े हुए थे। स्मोक विट्स की भी बॉडी फुल नहीं गॉड फिंगर की वजह से, क्योंकि ऑरा जब पड़ता है गॉड फिंगर का तो सामने वाला वैसे भी हिल जाता है, उसकी बॉडी वैसे भी क्रम्बल करने लगती है। जो इधर अब भागने को देखता भी नहीं, आसपास देखने की कोशिश करता, बट चीजें ब्लरी दिख रही थी क्योंकि गॉड फिंगर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। सबके दिमाग में था ये फिंगर करने की क्या कोशिश कर रहा है। सोचने लगता है एकदम शांत होकर इसको सप्रेस कैसे कर सकता हूँ। इसको वो लोग डेस्टिनी ऑरा से सप्रेस करते थे करेक्शन डिवीजन में। अब इस दौरान गॉड फिंगर अचानक से मूव करना बंद कर दे। जब अचानक से रुकता ना, बहुत सारे कल्टिवेटर्स एक्सप्लोड भी कर जाते हैं यहाँ पर भाई। जोकिंग भी हल्का सा ब्लड वॉमिट कर देता है। वो तो जोकिंग की बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो बच जाता है। अब फाइनली आसपास देखता तो इसको 3000 मीटर तक ऐसे बॉडी दिखती है बिखरी हुई, और उसके ऊपर में एक ओल्ड मैन खड़े थे, काफी व्याकुल थे। ऑब्वियसली ये सर इंक्वेल थे। जोकिंग जब तक ये सिचुएशन स्टडी कर पाता, ये जो इसके साथ जिन लोगों की बॉडीज आई थी ना वो हवा में उड़ने लगती, और उनके हर एक बॉडी पार्ट से जो ऑरा थी वो खत्म होने लगती है। इवन उस ऑरा के अंदर ना स्टोन लाइन और खोपड़ी भी जाने लगते, वो चीखे मारते। जू भी वो जो चमड़ी जहाँ पर थी ना उसमें आधा लगभग अंदर चला जाता, लेकिन बाकी लोग चिल्ला रहे थे। जू को ऐसा पेन भी फील नहीं होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक होल जैसा था जिसके अंदर में बॉडी वगैरह को डाल रहे थे ये लोग, गॉड फिंगर बोलो या इंकवेल। तो वहां पर एक ऑरा थी अंदर में, तो जू गेस कर लेता शायद वो सन की ऑरा हो सकती। इसका जो गोल्डन क्रो था ना वो अब रिएक्ट कर रहा था। इंकवेल की तरफ देखता जो यहाँ से ज्यादा दूरी पर नहीं थे। इंकवेल ने भी इन्हें देख लिया था, और इवन स्टोन लाइन और हेड को। जू जो गुफा जैसा था या गहराई था यहाँ पर जिसके अंदर ये पूरा बॉडी जा रहा था सबका, पूरी तरह से नहीं गया। इंकवेल को जाता रही तो एक रियूनियन हो, और इस दौरान इंकवेल फोकस मेनली करता है जोकिंग पर। सॉल्ट जेलर अपने खतरनाक काम किया है, और इंकवेल की आंखों में एक मिस्टीरियस बोल सकते हो ना चमक था। तू को पूरा ऊपर से नीचे तक देखता है और देखता है कि यार ये बंदा यानी कि एक्सॉल्टेड चिलर बिल्कुल डरा नहीं हुआ, एकदम शांत है, जैसे कि वो D132 में आता था। जो भी विचार ला रहा था इंकवेल अपने दिमाग में, फिलहाल उन्हें शांत करता है। जो चतुर धूर्त विचार ला रहा था कुछ तो गड़बड़ है। फिर खोपड़ी की तरफ देखता है तक ये कुछ कह पाता है। एक गुस्से वाली ऑरा वाइब्रेट होती है। ऑब्वियसली जो गॉड फिंगर था ना वो इंकवेल के सामने प्रकट हो जाता है। इंकवेल खुद को शांत करता है, फटी तो उसकी भी पड़ी थी। वो तुरंत फिर तारीफें करना शुरू करता है। ओ ग्रेट एंड माइटी लॉर्ड, स्वर्ग भी आपको फेवर करता है। देखिए सन रेमेंसा में मिल चुका है, के थ्रू फिर आप पूरे रिवर्ड एंसेंट लैंड को कॉन्कर कर सकते। तो जो प्रेशर आ रहा था गॉड फिंगर से वो कम हो जाता है फिलहाल, क्योंकि वो गॉड फिंगर्स को बोल रहा था भाई कितना टाइम और, तो ये बोलता है फिर उससे कि बस कुछ और दे फिर आप रिकवर कर जाओगे। पेंट के थ्रू मैं आपकी पूरी फ्लैशी बॉडी रिकवर करने वाला हूँ। अगर कोई ऐसा छोटा गॉड होता ना तो अब तक ये पेंटिंग काफ़ी था जो मेरे पास मटेरियल है पेंट का। लेकिन आप, क्योंकि आपको तो हेवन भी फेवर करता, तो आपके लिए आपका ये जो सेवक है एकदम तगड़ी बॉडी बनाएगा, इसलिए मुझे ज़्यादा लाइफ फोर्स की ज़रूरत है। बेसिकली ये क्या कर रहा था, वो जो सन की ऑरा थी जो यहाँ पर बची खुची जिसमें लाइफ फोर्स बस नहीं था, उसके अंदर इन लोगों के लाइफ फोर्स को ये डाल रहा था। गॉड फिंगर थोड़ा बेचैन था क्योंकि उसको जल्दी से अपने को फुल फ्लैच पोजीशन में लाना था। अब गॉड फिंगर इस दौरान फिर से अपनी ऑरा रिलीज करता है। थोड़ा इम्पेशेंट था इस समय, बेचैन था, और देखो उसके भी उंगलियों पर बहुत सारे जख्म थे क्योंकि फ्रीली तो भाग नहीं पाया था जब ये भागा था अभी तो करेक्शन डिवीजन से तो। लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता, आसपास के एरिया को स्कैन करता है, फिर से यहाँ से गायब हो जाता है। जो ये सब चीजें देख रहा था और वो सोच रहा था कुछ तो गड़बड़ है, सिचुएशन काफी डेंजरस है, लेकिन ये अच्छा मौका भी है। गोल्डन क्रो जो टैटू था ना इसके पीठ के पीछे में पूरा हीट कर रहा था भाई कि उसको चाहिए इस एरिया का जो और है वो सन वाला, बट जो उसे कंट्रोल करता है क्योंकि अभी समय सही नहीं था। क्योंकि जो बात हुई थी उस गॉड फिंगर और इंकवेल के बीच में, जो वो समझ तो गया था कि उंगली के साथ कुछ तो गड़बड़ है। उंगली जो चीजें है ना क्लियरली सोच नहीं पा रहा है।
अब वो सोचता है अगर मैं इंकवेल की जगह रहता तो मैं क्या करता? कैसे वो सोच रहा होगा इंकवेल, मतलब ये जो पेंटिंग वाला बंदा है। इधर इंकवेल एक चैन की सांस लेता है और उसके बाद ये इंकवेल अपना खोपड़ी की तरफ जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम छिपने की जगह एग्जॉल्टेड जेलर के द्वारा ढूंढे गए, मतलब तुम छिपे नहीं हो गए। खोपड़ी लुक देता है कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब क्यों दूं? अगर इतनी हिम्मत है तो मुझे मार दो। हम जेल में साथ में थे, तुम भूल गए क्या? मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। इंकवेल भी गुस्सा नहीं होते हैं, खोपड़ी को बस एक चमाट मारते हैं और खोपड़ी एक्सप्लोड कर जाते हैं। अब उसके बाद इंकवेल सोकिंग की तरफ देखते हैं, गहरे विचारों के साथ बोलते हैं, एक्सॉल्टेड जेलर, और ऐसा मत बोलना आपके अब यहाँ पर जानबूझ करके कैप्चर हो गया हो। आपके साथ कोई टॉप सीक्रेट्स एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, सीलिंग काउंटिंग पैलेस लॉर्ड मार्कस या लेफ्टिनेंट गवर्नर। आपका पूरा प्लान है गॉडफिंगर को कैप्चर करने का, तो आपका काम है उन्हें यहाँ पर लेकर आना, राइट? वो रास्ते में ही होंगे। और देखिए मैंने आपके लिए भी समय निकाल लिया है, क्योंकि मैंने गॉडफिंगर को कहीं दूर भेज दिया। फिर देखिए मैं 3 साल का बच्चा नहीं हूँ। अगर आप ऐसी स्टोरी बताओगे भी तो मैं मानूंगा तो नहीं। इंकल इस समय अलग ही मूड में था, लालच की। खोपड़ी को फिर से मसल देता, खोपड़ी फिर से प्रकट होता है, मतलब जुड़ जाता है जो भी बोलो, और वो लुक देता है इसकी तरफ अपना जो इंकवेल था। तो इंकवेल बोलते हैं कि देखो हम एक साइड में हैं, मैंने तुम्हें मारा ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं, शांत बैठो। तुमने एक्सॉल्टेड जेलर को ला करके अच्छा किया, कहीं ना कहीं एक तरह से हमारा D-132 का रियूनियन तो हो ही गया है। अब खोपड़ी को फर्क नहीं पड़ता उसे, वो स्टोन लाइन की तरफ देखता है। इस दौरान इंकवेल जोकिंग के पास पहुंचते हैं, अपने होठ को चाट रहे थे और फिर बोलते हैं कि जेलर ऐसा तो नहीं कि आप जो सोच रहे थे मैंने वही आपको बता दिया। तू अपना इग्नोर मारता है, उसका चेहरे पे बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं था। रिया को स्कैन कर रहा था, निकलना तो मुश्किल होगा क्योंकि एक स्पेल की थ्रू गॉड फिंगर ने ये पूरे एरिया को बांध दिया है। फिर वो इंकवेल की तरफ देख, तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो तुम्हें मिलेगा नहीं। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो पूरी चीजें मुझे बता दो। इंकवेल के जो भौहें थे वो ऊपर चढ़ जाती हैं। इधर थोड़ी दूर पर जो खोपड़ी था ना, वो शेर को भी ढूंढ लेता है। एक आवाज आती है, खोपड़ी बोलता है कि आप तो वैसे बहुत स्मार्ट हो ओल्ड मैन, ऐसे कब से एक्टिंग करने लगे बेवकूफों के जैसा? यूनियन तो हमारा हो रहा है, या तो तुम वो बॉडी पेंट कर दो तो हम सभी मारे जाएंगे। तरीका ढूंढ लो ताकि हम सब यहाँ से निकल सके। तो क्या लगता है आपको? जब खोपड़ी ये बात बोलता है ना, इंकवेल एकदम हैरान हो जाता है। खोपड़ी सही तो बोल रहा है कि भागना तो असंभव था इस समय इंकवेल के लिए। बॉर्डिंग स्पेल भाई, इसलिए आप थोड़ी तोड़ सकते हो। और जोकिंग कहता तो वो सोचता भी नहीं कि शायद जोकिंग काट भी सकता है इनका, लेकिन खोपड़ी बोल रहा था और खोपड़ी को लंबे समय से जानता था वो। इस दौरान फिर भी वो पूछता कि कैसे हम यहाँ से निकल सकते हैं। जोकिंग बोलता है बैकअप। इंकवेल अभी कुछ कहने ही वाला था, लेकिन जो थोड़ी दूरी पर देखता है, क्योंकि जो इस समय एक थ्योरी था जो टेस्ट करना चाहता था, जितना इसने समझा था यहाँ के सिचुएशन को। क्योंकि जो का दिमाग में यह था कि D-132 कोलैप्स कैसे हुआ, क्योंकि जो की पूरी याददाश्त अब वापस आ रही थी। तो इसको इतना भी ये भी याद था कि D-132 वालों में से किसी ने इसके गोल्डन क्रो के पावर को तो नहीं देखा था, क्योंकि वहां पर ये कौन से वाला यूज करता था, गॉड वाले पावर को, यानी कि टैबू पॉइजन या वॉयलेट मून। इंकवेल को नहीं पता था इसके गोल्डन क्रो के पावर के बारे में, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो इंकवेल को मिला नहीं होगा क्योंकि बाहर निकलने के बाद वो भाग गया था। खोपड़ी शायद जानता हो जो के गोल्डन क्रो के बारे में, लेकिन इंकवेल नहीं जानते थे। लेकिन अगर जानते भी तो भी उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जोकिंग का प्लान काम कर जाएगा जोकिंग के हिसाब से। तो अपने मन में ये विचारों को जोकिंग कैलकुलेट कर रहा था। गोल्डन क्रो को सप्रेस नहीं करता, आसपास में पूरा एक हीट फैलने लगता है। जो सन रिमेन्स ना, जो उसकी औरत यहाँ पर सन की, वो मानो जिंदा होने लगती है। पूरा एरिया में डिस्टॉर्शन हो जाता है, चारों तरफ ना आग के गोले बरसने लगते हैं, मतलब इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है। फिर एकदम सरप्राइज हो जाते हैं और जू से पीछे हटने लगते हैं। जू का एक्सप्रेशन अभी भी वैसा ही था, और देख सकते थे इंकवेल ना जू के चेहरे पर भी ना कुछ गोल्डन क्रो का जो टैटू का मार्क था ना, वो फैल रहा था। तो सन की जो औरत थी ना, अपने आप गोल्डन क्रो में एब्जॉर्ब होने लगती आकर के, जो पूरे एरिया में जो सन की औरत फैली हुई थी। तो इस समय एक्साइटेड था क्योंकि एक पावर लेवल फील कर रहा था गोल्डन क्रो के बढ़ते हुए। एक तगड़ा इसको अपॉर्चुनिटी मिल गया, लेकिन पूरे सिचुएशन का एडवांटेज लेने के लिए इसको समय की जरूरत थी। बहुत सारी बॉडीज यहाँ पर पड़ी थी ना, जो गोल्डन क्रो के अंदर मर्ज, गोल्डन क्रो बोल रहा हूँ, उस सन की ऑरा में मर्ज हो चुकी थी, जो नीचे जमीन के अंदर धंसा हुआ था या जो भी था। तो वो पूरे ये अब्सॉर्ब करने को देख रहा था। इस समय इंकवेल भी अचंभित थे, चाहे खोपड़ी हो या लायन भी हो, जो ना वो जो अंदर फंसा हुआ था उस मांस के लुथड़ों में, बाहर निकल चुका था। कि ये बंदा, सबसे पहले इंकवेल बोलते कि ये बंदा सन की ऑरा को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी फ्लैशी बॉडी को। तभी इस दौरान वो बोलते कि यार मैंने फील तो किया था D-132 में कि इस बंदे के पास एक अनयूजुअल फ्लक्चुएशन है, बट मैं कभी गेस नहीं कर पाया था कि ये सन से कनेक्टेड वाली हो रहा है। फिर बोलता ओ मैं समझ गया, क्योंकि गॉड फिंगर सन के ऑरा को ढूंढ रहा था और आपको पता चल गया था, तो जानबूझ के आप यहाँ पे आए हो। लेकिन आपको कैसे पता था कि गॉड फिंगर आपको कैप्चर करेगा? ओके, आई गॉट इट। फिर ये अपना और दिमाग लगाता है कि अच्छा, तो आपको पता था कि सन की जो औरत यहाँ पर, वो तो भाई बस एक एक बॉडी फॉर्म में रहेगी, उसमें लाइफ फोर्स नहीं है, तो वो लाइफ फोर्स इकट्ठा कर रहे थे। अच्छा, तो आपको ढूंढ ही लेंगे क्योंकि आप इस एरिया में घूम रहे हो। मतलब आपने गॉड के प्लान के ऊपर सोच लिया। मैं इम्प्रेस्ड हो चुका हूँ।
और आपने सही किया, मैंने कुछ अमेजिंग काम तो किया है। आपका प्लान तगड़ा है एक्सॉल्टेड वन। आपके पास जाने का भी रास्ता होगा। इस समय इंक्वेल काफ़ी एक्साइटेड हो रहा था। वो बड़ी इस दौरान आँखें बंद करता है, खोलता है। वो कन्फ्यूज़ था क्योंकि उसने तो ज़ोकिंग को देखा था ना, ज़ोकिंग जब माउंट डिब्रिक गया था। अंदर में जाने के बाद इन्हें नहीं पता था कि उस ज़ोकिंग ने क्या किया था, चाहे खोपड़ी हो या शेर हो, क्योंकि शैडो ने इन्हें कवर कर लिया था। और ये बाहर कब निकले थे, जब ज़ोकिंग ये वैली में आ गया था और ज़हर फैलाया था। हेड को श्योरिटी नहीं थी कि सच में ज़ोकिंग ने ऐसा प्लान किया है, लेकिन इंक्वेल इतना एनालिसिस कर रहे हैं तो शायद सही बात होगी। लेकिन ज़ोकिंग को फ़र्क नहीं पड़ता, वो उस चेहरे पर कोई भाव ही नहीं लाता। सन की ऑरा को बस एब्ज़ॉर्ब करने में लगा हुआ था। खोपड़ी को भी अब कोई फ़र्क पड़ता नहीं था। हालाँकि इंक्वेल अपना-अपना थ्योरी ला रहे थे, ज़ोकिंग यहाँ पर क्यों आया होगा, दिमाग लगा रहे थे। अब इस दौरान अब ये दिमाग लगाता है, ज़ू के घुटनों पर रुक जाता है कि आपके लिए मैंने बहुत सारे चीज़ें बताई थी मैंने डी-132 में आपको, तो इतना तो आप कर ही सकते हो कि मुझे बचा लो। वो जो फिंगर है ना, चाहता है कि मैं एक बॉडी पेंट करूँ उसके लिए। मैं ऐसा करना नहीं चाहता क्योंकि अगर मैंने वो फिनिश कर दिया उसकी बॉडी बना करके, तो वो मुझे निकल जाएगा। इसलिए मैं समय निकाल रहा था। कि हमारे पास अभी जो चीज़ें बनाने के लिए मटेरियल है वो कम है, आपको और लाइफ फोर्स चाहिए ये वो, ताकि मैं डिले कर सकूँ और अच्छा हुआ कि आप आ गए उस समय तक। ज़ू इस दौरान इंक्वेल को ध्यान से देख रहा था कि सही तो बोल रहा है, लेकिन ज़ू फिर भी इस पर ट्रस्ट तो नहीं करता। और देखो ज़ू को भी समय चाहिए था, टाइम तो चाहिए था ताकि ये सन की ऑरा को एब्ज़ॉर्ब कर सके और गॉडफिंगर भी वापस आने वाला है। ज़ू को अपर हैंड चाहिए था, उसको मालूम था कि गॉडफिंगर से बैटल मुश्किल है इसके लिए। जो भी करना है इसको वो उँगली के आने से पहले करना है। ज़ू दिमाग लगातार बोलता है ठीक है फिर हम प्लान के हिसाब से चलेंगे, लेकिन आपको मेरे लिए थोड़ा और समय निकालना पड़ेगा, मतलब मुझे देना पड़ेगा। तो इस दौरान इंक्वेल कहते हैं कि ठीक है एग्ज़ॉल्टेड ज्वेलर, मैं चीज़ें प्लान करता हूँ, क्योंकि आपके लिए समय और निकालना है। मैं फिर से उनको वही बोलूँगा कि मुझे पहले तो भरोसा नहीं था ये काम करेगा, लेकिन अब आप यहाँ पर आ गए हो तो चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। हमें फ़िलहाल वेट करना है जब तक कि वो उँगली आता है। फिर मैं उसे बताऊँगा कि आपके पास गोल्डन क्रो की बॉडी है, तो उसके थ्रू आप इसके अंदर लाइफ़ फ़ोर्स और बढ़ा सकते हैं। आपको बस उसके साथ फ्यूज़ होने की ज़रूरत है और मैं फिंगर के लिए जो पेंटिंग है वो शुरू कर दूँगा और मैं जानबूझ के धीरे-धीरे करूँगा ताकि आपको समय मिल जाए। जब तक कि आप सिग्नल नहीं दोगे तब तक मैं पेंटिंग फिनिश नहीं करूँगा। लेकिन ये ट्रिक है, मैं ऐसा चीज़ पेंट करूँगा जो कि बॉडी के जैसा दिखेगा। और ये बोलते हैं बेसिकली वो जेल के समान होगा, मतलब बॉडी नहीं होगा, बॉडी ऐसा होगा जो कि चमड़ी का बना होगा। और बोलते हैं क्योंकि जो उस समय अटैक हुआ था, मतलब हम भाग रहे थे तो इसके ऊपर भी अटैक हुआ था, तो इसका सोचने का क्षमता थोड़ा कम हो गया है फिलहाल। तो वो समझ नहीं पाएगा मैं क्या पेंट कर रहा हूँ, देख करके सिंपली। और जब ये उसके अंदर प्रवेश करेगा तो हम लॉक करके भग जाएँगे। क्योंकि ये जो केज है, वो जो पिंजड़ा मैं बना रहा हूँ बॉडी रूपी, वो एक सन की ऑरा से बना है। कुछ दिन आराम से इसको रोक लेगा और क्योंकि उसमें आपके गोल्डन क्रो की ऑरा होगी तो आराम से 15 दिन या उससे ज़्यादा ही है, उसमें रह जाएगा। तब तक तो हम यहाँ से काफ़ी दूर निकल चुके होंगे। और ये कुछ चीज़ें और बताता है कि मुझे पता नहीं अगर आपको पता है कि नहीं, तो बेसिकली पैलेस लॉर्ड ने टैबू ट्रेजर से इस फिंगर पर अटैक किया था, तो इसकी याददाश्त भी कमज़ोर हो गई है। ज़ू इस दौरान हाँ में सर हिलाता है। फिलहाल इसमें पूरा फ़ोकस कर रहा था अपने गोल्डन क्रो पर ताकि वो सन की ऑरा जो है बची-कुची उसे डिवोर कर ले। तो गोल्डन क्रो फिलहाल एकदम वाइल्ड होकर के ना वो ऑरा एब्ज़ॉर्ब कर रहा था। उसकी पूँछें जो थी वो बढ़ते जा रही थी। बढ़ते-बढ़ते 60 पहुँच जाती है और ज़ू के हिसाब से अगर वो 99 टेल्स आ गए इस गोल्डन क्रो को, तो शायद वो जो गोल्डन क्रो का लेवल है उसमें 3rd स्टेज पे पहुँच जाएगा। और 3rd लेवल का पावर मतलब नासेंट सोल के बराबर। और दूसरी बात, गोल्डन क्रो इसके 5वें हेवनली पैलेस का भी पार्ट है, तो हेवनली पैलेस भी इसका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, शायद से स्यूडो नासेंट सोल लेवल पे। तो समय गुजर रहा था, गोल्डन क्रो अपने काम में लगा हुआ था, ज़ोकिंग की ऑरा बढ़ते जा रही थी। ऑरा ऐसी थी कि खोपड़ी हो या सर इंक्वेल वो हैरान थे। और जो सन की ऑरा थी ना, इसमें लग रहा था उसमें एक लाइफ फोर्स आ रहा हो गोल्डन क्रो की वजह से। लेकिन तभी है जो समुद्री क्षेत्र है ना, वहां से डिवाइन विल आता है गॉड फिंगर, और गॉड फिंगर प्रकट हो जाता है। बहुत सारे नॉन ह्यूमन कल्टिवेटर्स ये फिर से खींच के लाया था, ज्यादातर उसमें से स्मोक विट्स थे। और फिंगर जो था ना, गॉड फिंगर, वो इन्हें वो जो सन की औरत थी जहाँ पर बॉडी की थोड़ी बहुत वहीं पर फेंक देता है। और सन विट्स की वजह से ज़ोकिंग को भी फायदा हो रहा था, क्योंकि डेजर्ट एनवायरनमेंट में रहते हैं सन की वजह से, तो और फायदा हो रहा था। जो थोड़ा नर्वस होता है इस दौरान आंखें खोलता है, और फिंगर भी तो सेंस कर लेता ना कि सन की बॉडी के साथ कुछ तो चल रहा है। इधर इंक्वेल तैयार थे। ओ ग्रेट लॉर्ड, आप सच में, आपको हेवन ने ब्लेस किया है। जब आप गए हुए थे तो मुझे कुछ पता चला इस बंदे के बारे में। वो ज़ोकिंग की तरफ इशारा करते हैं, शायद आपको याद ना हो, लेकिन ये वो हमारा जेलर था डी-132 का। मुझे पता चला इसके पास गोल्डन क्रो बॉडी है, मतलब ये सन का ही डिसेंडेंट हुआ, तो इससे आपको और फायदा होगा। ये क्या कर सकता है ना कि जो सन की जो बची कुची ऑरा है उसमें लाइफ फोर्स इंजेक्ट कर सकता है। तो जो मैं आपके लिए अभी नई गॉड बॉडी बना रहा हूँ वो अलग लेवल पे और चला जाएगा। अब ये सुन करके गॉड फिंगर सन के जो रिमेन्स थे बचे कुछ चीजें उस पर देखता है, काफी एक्साइटेड हो जाता है। अब इंक्वेल पेंटिंग शुरू करने वाले थे, क्योंकि जो थोड़ा गुस्सा आ रहा था उसको कि ये गॉड लगातार नजर बना के, तो तुरंत इंक्वेल समझ जाते हैं और बोलते हैं कि
एक्सॉल्टेड गॉड अभी आपको उधर नहीं देखना चाहिए, उसमें हम और लाइफ डाल रहे हैं, उसके बाद फिर हम आपकी बॉडी को पेंट कर सकते हैं। ये भी अगर आपकी ऑरा से डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या, अब फिर आप क्या करोगे? और जू गोल्डन क्रो के थ्रू ना सन को ऐसा अवेकनिंग वाली ऑरा में ले जा रहा था, मानो वो जाग रहा हो। इधर इंकवेल को भी समझ में आ रहा था कि जू थोड़ा स्क्रिप्ट के बाहर जा रहा है, जू इग्नोर भी मारता है इसको। और इस दौरान ये बोलता है इंकवेल गॉडफिंगर को कि आपको लग नहीं रहा है कि स्मोक विट से हमको ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि सन के ऑरा उनके लिए सही है तो और लाइफ फोर्स आ रहा है अगर आप और ला लो तो। क्योंकि बात ऐसा था कि 70 साल पहले वो जो सन गॉड की ऑरा है ना ये प्रकट हुई थी, उसके बाद से कुछ प्रकट नहीं हुआ। फिंगर थोड़ा इरिटेट होता है इस दौरान, लेकिन फिर यहाँ से चला जाता है। जू इस दौरान चैन की सांस लेता और अपने प्रोसेस में लगा हुआ था। और इंकवेल जोकिंग से कहता आपने बहुत अच्छा खेला। जोकिंग इग्नोर मारता है, गोल्डन क्रो को और पुश कर देता है, क्योंकि इस समय क्या करके इन्होंने भेजा था ना, गॉड फिंगर को भेजा था कि आपको डे ब्रेक लाइट ढूंढ के लाना, और डे ब्रेक लाइट भाई 70 साल पहले मिला था। तो जोकिंग को भी डाउट था कि कहाँ से फाइंड करेगा ये गॉड फिंगर। इस समय तक गोल्डन क्रो के 80 पूछें आ चुकी थी, जो अब काफी कॉन्फिडेंट भी था कि ये इसका जो मिरियाड स्पेल है वो 3rd स्टेज में जा सकता है गोल्डन क्रो का। और जो पैलेस लॉर्ड ने इसको टैबू ट्रेजर का पावर दिया, उसके थ्रू ये और तगड़ा इस्तेमाल कर पाएगा, तो भाग भी सकता है। इधर खोपड़ी को समझ में तो आ रहा था कि जोकिंग और इंकवेल दोनों एक गेम खेल रहे हैं, तो स्टोन लायन के ऊपर जाके बैठ जाते। प्लान अपना पहले से करने लगा था कि उसको भागना है। इस तुरंत समय गुजरते जाता है, जो की और पड़ते जा रही थी। अब 93 पूछें आ चुकी थी इसके गोल्डन क्रो, 94, 95, 96, 97वां पूछ भी बढ़ने लगता है। और गॉड फिंगर अब वापस आ रहा था। इस बार उसके पास हजारों स्मोक विट्स थे, अब दर्द के मारे करा रहे थे। और हैरानी क्या होती जोकिंग जब उसको दूर से देखता है तो कि भाई 7 कलर की ऑरा चमक रही है, उसके अंदर लाइफ फोर्स था, मानो वो नए रूप से पैदा हो रहा हो। काफी होली लाइट था, बेसिकली वो था डे ब्रेक लाइट। अब जैसे देखो यहाँ पर भी ये जो बॉडी पड़ी है सन की, उसमें लाइफ फोर्स नहीं है, लेकिन ये वाला जो है इसमें लाइफ फोर्स था, तो चमकते रहता है। और वो देख करके ना उस ऑरा को फील करके इसका गोल्डन क्रो और एक्साइटेड हो जाता है। मतलब उसको ये बॉडी का भी हिस्सा भी चाहिए था और ये लाइट पावर भी चाहिए था। जोकिंग अचंभित था कि कैसे ढूंढ लिया इसने, क्योंकि डे ब्रेक लाइट बहुत रेयर होता है। 70 साल बाद मतलब अगर कोई देखेगा आज तो देखेगा। स्मोक विट से जू को फर्क नहीं पड़ता, उसका पूरा ध्यान उस लाइट पर था। अब जू प्लान करने लगता है कि उस समय तो इसको भी और भी चाहिए था, क्योंकि इसको लगा नहीं था कि गॉड फिंगर इतना जल्दी लौटेगा, और वो भी डे ब्रेक लाइट के साथ लौटेगा। तो जू किंग जो इस समय था ना एकदम अचंभित था, भाई ऐसा कैसे। उधर वो जो गॉड फिंगर था, ये जो हजारों स्मोक बिट्स को लेकर आया था, वो फेंक देता है उस सन रिमेंस की बॉडी पर, और वो तुरंत एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं उसके द्वारा। और इससे जोकिंग को फायदा होता है, क्योंकि जोकिंग एट द एंड उस सन फ्लैश को एब्जॉर्ब कर रहा था। और जो डे ब्रेक लाइट थी ना, वो फिंगर क्या करता है, जो की तरफ फ्लिक कर देता है। तो एकदम शांति से खड़ा था। डे ब्रेक लाइट इसके पास आ चुका था। गोल्डन क्रो इस दौरान उसे निगल जाता है कि सन फ्लैश को वो टच ना करे, और चारों तरफ इस समय 7 कलर का लाइट फैल जाता है। और लग ऐसा ही रहा था कि वो जो सन रिमेन्स है ना, जो वो सूर्य के अवशेष हैं, वो जाग जाएंगे उस लाइट की वजह से। इधर जोकिंग का फाइनली 99वां जो पूंछ था उसके गोल्डन क्रो का, वो पनप चुका था। 100वां पूछ अब आने ही वाला था। जू का कल्टीवेशन ऊपर बढ़ते जाता है। गोल्डन क्रो के अंदर में अब नासेंट सोल की ओर जन्म ले रही थी। और इस दौरान गॉड फिंगर जो था ना, अपने डिवाइन वेल से सन की फ्लैश को, यानी वो जो बॉडी नीचे पड़ी थी, बॉडी मतलब थोड़े बहुत अवशेष, उसको स्कैन मार रहा था। उसको पता नहीं था कि, वो जानना भी नहीं चाहता था कि जोकिंग के गोल्डन क्रो के साथ क्या हो रहा है या उसको क्या करना है। और फिंगर इस दौरान इंकवेल की तरफ पड़ता है, क्योंकि फिंगर अब गुस्से में था कि अभी तक बॉडी बनाई क्यों नहीं। इंकवेल की फट जाती कि अब तो मृत्यु करीब है। वो तुरंत बोलता है, अरे मेरे स्वर्ग से नवाजे हुए सर, आपका ये सेवक आपकी बॉडी बनाना शुरू करेगा। अब इंकवेल क्या करते हैं, एक पेंट ब्रश निकालते हैं, सन फ्लैश जहां पर था ना उसकी बॉडी की तरफ उसको लहराने लगते। तो उसकी बॉडी से, मतलब जो सूर्य की वो बॉडी नीचे जो भी बड़ी हुई थी, चीजें इकट्ठा होनी शुरू होती ब्रश के ऊपर, और हवा में ही मतलब वो बेसिकली बनाना शुरू कर देता, पेंट करना शुरू कर देता, और बॉडी का आउटलाइन बनाना शुरू कर देता, एक ढांचा। तो अब जो उंगली था ना थोड़ा शांत हो जाता है, वो वेट करने लगता है और पूरी तरह से फोकस हो जाता है इंकवेल के काम पर। इस तरह ये दिमाग लगाता है पेंटर अपना जो था इंकवेल, कि आप चाहो तो इस बॉडी में अभी से घुस जाओ, प्रवेश कर जाओ, मतलब तो आपको टाइम मिलेगा ना, वो बॉडी जैसे बनती रहेगी, आप उसके एडजस्ट कर लोगे तुरंत जल्दी से, तो बॉडी आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। अब गॉड फिंगर अपना डिवाइन वेल जो था ना, ये बॉडी का जो ढांचा हल्का सा बना था उसके अंदर भेजता है। इंकवेल पेंट करना चालू रखते हैं, बॉडी धीरे धीरे क्लियर होती जाती है। तो देखता है अब क्या चल रहा है, तो थोड़ा और व्याकुल होता है, क्योंकि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं था। अगर इंकवेल ने अपनी पेंटिंग फिनिश कर दी, अजू के पास कंट्रोल नहीं चीजों का, और उसको मालूम था इंकवेल पर ये ट्रस्ट नहीं कर सकता। मिलके काम कर रहे हैं, बट जो जानता था ये पेंटिंग वाला बंदा भाई खतरनाक आदमी है, इसको जल्दी से गोल्डन प्रे को
जो क्रो था उसको फिनिश करना था। तो गोल्डन क्रो का जो 100वां पूछ था वो बनना शुरू रहता और ये समय ले रहा था, ये वाला जो पूछ था, और धीरे धीरे बन रहा था। जू का दिमाग में ये था कि फास्ट करना पड़ेगा। गोल्डन क्रो भी समझता है कि इस समय जू की एंग्जाइटी में है, तो और तेजी से सनफ्लैश की ओर डिवोर करने लगता है। जो स्मोक बिट्स थोड़े इधर उधर भी करे थे उनको भी एब्जॉर्ब करने लगता है। बाहर से अगर कोई चीज देखे ना तो उसको थोड़ा अजीब दिखेगा, क्योंकि वो ओल्ड मैन अलग ही एक पेंटिंग बना रहा है जिसके बाल बिखरे पड़े हैं, और बॉडी का जो स्कल था ना वो बन चुका था, खोपड़ी थी, उसके अंदर अब चमड़ियां आने लगी थी, काफी स्ट्रांग दिख रहा था। और वो जो गॉड का फिंगर था उसका डिवाइन विल फ्यूज भी हो रहा था। इधर जोकिंग थोड़ी दूरी पर आंख बंद करके बैठा हुआ, उसके आसपास जो सन का फ्लैश था वो गायब हो रहा था, और तेजी से हो रहा था, क्योंकि देखो जोकिंग एक तो एब्जॉर्ब कर रहा था, उधर इंक वेल आप उस बॉडी को यूज कर रहे थे जो चमड़ी उमड़ी नीचे पड़ी थी पेंट करने के लिए। स्टोन लाइन और जो खोपड़ी थे थोड़ा दूर धीरे धीरे हट रहे थे। वार्डिंग स्पेल जहां पर था ना, जहां से उसने गॉड फिंगर ने पूरा एरिया को बांध के रखा था स्पेल से, उसके करीब पहुंच जाते, उसके आगे नहीं जा पा रहे थे, और दोनों जानते थे कि अब लग रहा है इनकी मृत्यु करीब है। खोपड़ी खास करके सोच रहा था वो इतना बदनसीब क्यों है। लेकिन इस दौरान जोकिंग का जो गोल्डन क्रो था उसका 100वां पूछ पूरा हो जाता है। गोल्डन क्रो इस दौरान हवा में उड़ना चाहता था, अपनी ऑरा रिलीज करना चाहता था, लेकिन जो उसे रोकता है, तो उसकी बॉडी में यानी जोकिंग की बॉडी में दोबारा री एंटर कर जाता है फिफ्थ हेवनली पैलेस में। अब गोल्डन क्रो पहले क्रो के जैसा दिखता था ना, कौवे के जैसा, अब वो कौवे के जैसा नहीं दिख रहा था, एक युवा आदमी की तरह दिख रहा था। उसने इंपीरियल गाउन पहना हुआ, जोकिंग के जैसा दिखना शुरू हो गया था। बस उसके बॉडी नहीं थी, मतलब चमड़ी उमड़ी नहीं थी, धर्म फोर्स उसके आसपास दिख रहा था, डाओ सोल दिख रहा था, बेसिकली आत्मा रूप में था वो। और पूर्ण नहीं हुआ था ना, वो एम्ब्रॉयनिक स्टेट में था अभी, मतलब स्यूडो नासेंट सोल या जो भी बोल लो, नासेंट सोल लेवल पे भी नहीं पहुंचा था, अभी थोड़ा अलग सीन था उसका। एक बोल सकते हो जोकिंग का पैलेस नासेंट सोल लेवल पे पहुंच चुका है, करीब है, और बाकी अभी भी अपने जो हेवनली पैलेस है उसकी तरह है। और जू का पावर लेवल भाई अब स्यूडो नासेंट सोल लेवल पे जा चुका था। वैसे तो नासेंट सोल को मार सकता है क्योंकि इसके पास इतने हेवनली पैलेसेस है, बट नेचुरली भी वैसे इसका पावर उस लेवल पे पहुंच चुका था। इधर जू फील करता है इंकवेल जो बॉडी बना रहे हैं ना उसमें से एक लाइफ की ओर आ रही है। अब क्लियरली जोकिंग सेंस कर पा रहा था कि जू का भी तो पावर लेवल चेंज हो रहा था, डिवाइन सेंस भी ऑब्वियसली बढ़ रहा था, जो कि नासेंट सोल लेवल के लोगों के पास होता है, वैसा डिवाइन सेंस अब इसके पास आना शुरू हो चुका था। तो देखो नासेंट सोल लेवल पे जब आप पहुंचने लगते हो तो उसके पहले आप मैजिकल टेक्निक्स यूज करते हो, लेकिन नासेंट सोल लेवल में पहुंचने के बाद मैजिकल टेक्निक्स आपकी इवॉल्व हो जाते हैं और वो डिवाइन एबिलिटीज में बदल जाती है। अब देखो गोल्डन क्रो का क्योंकि पावर लेवल बढ़ा तो थर्ड स्टेज में वो गया था, जोकिंग के पीछे तो था ही वो टैटू के रूप में, जोकिंग की बॉडी भी स्ट्रांग होने लगती है। मतलब गोल्डन क्रो कुछ भी खाएगा तो जोकिंग को मिलेगा, जैसे कि जाओयान का जो फ्लेम है अपना, वो लिटिली वो कुछ भी खाता है तो जाओयान को फायदा होता है, सेम। और जोकिंग का जो 9वां हेवनली पैलेस था ना वो भी अब लगभग फुल हो जाता है, कंप्लीटली मटेरियल फॉर्म में आ चुका था। देखो यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन में जोकिंग के हेवनली पैलेसेस, पहले में ब्लैक अम्ब्रेला है, मतलब लाइफ लैंप उसका, दूसरे में 7 कलर वाला लैंप है, तीसरे में टैबू पॉइजन कोर है, चौथे में वॉयलेट मून है, पांचवे में इसकी इंपीरियल क्लास टेक्निक यानी कि गोल्डन क्रो से एक जो टेक्निक आती है, छठवें में इसका हेवनली डाउ ब्लू ग्रीन ड्रैगन, सातवें में गोस्ट टेम्पलर का माउंटेन है, आठवें में वो जो हेल स्पिरिट ब्लड विंग लैंप इसको मिला था। नौवां भी देखो उसी समय आधा कंप्लीट हो गया था जब ये टेनेंड्रल्स ट्री के पास गया था। अब यहाँ पर की वजह से ये पूरा हो जाता है। इसके अंदर कुछ रखना पड़ेगा जिसको हम कोर बोलते हैं, जो भी तो बोलता तुरंत गोल्डन करो, वो जो लाइट तुमने खाई थी ना उससे बाहर निकालो तुरंत अपनी ओर। ये अपने डिवाइन सेंस से पांचवें हेवनली पैलेस में भेजता है, जिसमें कि गोल्डन क्रो का डाउ सोल बैठा हुआ, तो अपनी आंखें खोलता है और जब मुंह से ओकता है जो भी बोलो तो एक 7 कलर का लाइट निकलता है, जो कि बेसिकली डे ब्रेक लाइट था, और वो लाइट जोकिंग के 9वें हेवनली पैलेस की तरफ पड़ जाता है। अब जैसे ही पहुंचता है वहां पर तो 9वां हेवनली पैलेस 7 कलर के लाइट से चमकने लगता है। अब जो भी था, जो भी पहले यहाँ मरा था, आप समझ रहे हो, जो सन था बेसिकली किसी की औरत थी ना, तो वो फायर टाइप ही औरत थी, तो गोल्डन क्रो इसलिए उसको डिवोर कर पाया था। तो शायद वो फिनिक्स था या कुछ था, वो हमें शायद बाद में पता चले। तो 9वां हेवनली पैलेस इसका कंप्लीट हो चुका था और डे ब्रेक लाइट उसमें जाकर के सेटल हो जाता है, और जोकिंग का बैटल प्रोग्रेस भी बहुत तेजी से बढ़ता है। गोल्डन क्रो और भी जो चमड़ियां था वो तो खाता ही जा रहा था, डिवोर कर रहा था, तो जोकिंग का 10वां हेवनली पैलेस भी बनना शुरू हो जाता है। अब इस दौरान वो इंकवेल की तरफ देखता है, गॉड फिंगर की तरफ, तो गॉड फिंगर जोकिंग पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा था। जोकिंग का पावर लेवल बढ़ रहा था लेकिन वो चीजें अंदर में परिवर्तित हो रही थी। गॉड फिंगर ऑब्वियसली इसको देख सकता था, समझ सकता था थोड़ा बहुत, क्योंकि गॉड लेवल का पावर है, लेकिन वो फोकस था अपनी बॉडी जो बन रही थी। लेकिन इंकवेल इन चीजों को नोटिस कर रहा, एक्टिंग ऐसा कर रहा था कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। जो पेंटिंग बॉडी थी आधा से ज्यादा कंप्लीट हो चुकी, और वो समझ रहा था भाई चीजें अब खतरनाक नहीं, अगर मैं भागूंगा तो ये ओल्ड मैन पेंटिंग रोक दे, तो फिर ये बोलेगा फिंगर को कि मेरे पीछे आने के, तो मैं अभी भाग नहीं सकता। मैं देखता हूँ जब फिंगर जब फुल्ली फ्यूज हो जाएगा तब कुछ कर पाएंगे, और बैठ के वेट करता है। धीरे धीरे इसका 10वां हेवनली पैलेस बनते रहता है क्योंकि गोल्डन क्रो और को एब्सॉर्ब कर ही रहा था। अब सोचता है कि 10वें प्लेस में ये पैलेस में क्या रखेगा, वॉयलेट क्रिस्टल।
इधर इंकवेल समझ रहा था, लेकिन वो सोचते यार ये जोकिंग बहुत होशियार है। वो चाहता तो भागता, लेकिन भागा नहीं। तो वो भी अपनी पेंटिंग जारी रखता है। इधर जू सोच रहा था कि जब वो 5 फ्लेम लेवल पे पहुंचा था, फाउंडेशन लेवल में, तो उसे नहीं लगा था कि उसे और लाइफ लैम्प मिलेंगे या तो कुछ होगा। उस समय इसका लिमिट था 8 हेवनली पैलेसेस तक, लेकिन अब इसके पास 10 है हेवनली पैलेसेस। मतलब 8 जो है इसके ओरिजिनल वाले हैं बेसिकली। तो 8 में से अब ये 7वां भरेगा अपना हेवनली पैलेस जो ओरिजिनल है। लाइफ लैम्प वगैरह अगर हटा दो तो अगर वो पूरा कर लेता तो एक ग्रेट सर्कल जो होता है ना गोल्डन कोर का, उस पे पहुंच जाएगा। समय गुजर रहा था, इंकवेल 70% तक बॉडी गॉड बॉडी कंप्लीट कर चुके थे। सन का वो अवशेष था लगभग खत्म हो चुका था। जू का भी हेवनली पैलेस जो था लगभग 50 से 60% बन चुका था। जू के दिमाग में यह था कि वॉयलेट क्रिस्टल को अपने 10वें हेवनली पैलेस में डाले। इधर इंकवेल की पेंटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, बस खोपड़ी बाकी था। जू किंग का जो 10th हेवनली पैलेस था वो 90% कंप्लीट हो चुका था। अब जू किंग तुरंत अपना ग्रू ग्लूम डाउसिंग आर्ट यूज करता और इसके छाती में, क्योंकि वो वॉयलेट क्रिस्टल था, तो उससे निकालता। दर्द तो होता है, निकालते इन द सेंस को उसको पुश कर देता अंदर ही अंदर के इसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में चल जाए और बोलता है फ्यूज। लेकिन जैसे ही ये वॉयलेट क्रिस्टल इसका सी ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ पड़ता है, इसमें हेवनली पैलेस में जा पाता। तो इसके बाकी जो 9 हेवनली पैलेसेस थे ना, अब वो ऐसा रिजेक्ट करने लगते हैं कि नहीं नहीं इसको मत लाओ अपने पास। इस मतलब हेवनली पैलेसेस में तगड़ा रिजेक्शन था। जोकिंग पहले भी किया है ना, जैसे इसका घोस्ट माउंटेन को वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो फोर्सफुली भेज दिया था। तो सेम काम ये करता है। अब जैसे ही करता है ना भाई, इसका पूरा सी ऑफ कॉन्शियसनेस हिल जाता है। हेवनली पैलेसेस में इसके क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। खास करके इसके जो लाइफ लैम्प थे ना, जिनमें हमेशा एक लाइट चलती रहती है, वो बुझने लगेंगे, ऐसा फील होता है कि बेसिकली भाई एंशिएंट एम्परर्स के ब्लड वगैरह से बनाए गए या इंपीरियल सॉवरेन के। लेकिन इस वॉयलेट क्रिस्टल के सामने मानो वो कुछ नहीं थे। जोकिंग को पता नहीं था कि कितना पावरफुल है इसका वॉयलेट क्रिस्टल, और ये आज देख रहा था। इवन इसका टैबू पॉइजन कोर एक एंसेस्ट्रल गॉड के पावर से आता है ना, गॉड डोमेन के, या इवन इसका वॉयलेट क्रिस्टल, वो भी नतमस्तक थे इसके सामने, वो भी कांप रहे। जैसे वॉयलेट क्रिस्टल इसका मतलब वो सॉरी जो वॉयलेट मून है बेसिकली, वो क्रिम्सन मदर के ऑरा से इसने बनाया है, लेकिन वो भी कांप रहा था। इवन इसके हेवनली डाउ, ब्लू ग्रीन ड्रैगन और घोस्ट एम्पर माउंट, वो भी पागलों की तरह कांप रहे थे। ब्लू ग्रीन ड्रैगन एकदम डरा हुआ था, ऐसा चीज देख रहा हो सामने जो इसको पूरी तरह से खत्म कर सकता है। और घोस्ट एम्पर माउंटेन तो नतमस्तक हो चुके थे, झुक चुके थे सामने। इवन इसका गोल्डन करो जो कि अब तो डाउ सोल बन चुका है ना, नासेंट सोल के करीब है, तो वो भी नर्वस था। और जो फील करता ना भाई, अब मतलब वॉलेट क्रिस्टल इतना पावरफुल था कि सबको सप्रेस कर देता है। लेकिन वॉलेट क्रिस्टल ऐसा था मानो जो कि एक बिजली के समान था, जो कि इसकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, कर सकता है। तुरंत उसको अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस से निकाल के चेस्ट में जहां पर था इसके धसा हुआ, वो वहीं ये छोड़ देता है। फिर धीरे धीरे चीजें इसके हेवनली पैलेसेस की चीजें जो थी वो नॉर्मल हो जाती हैं। अब जो सोचता कि यार वॉयलेट क्रिस्टल को तो यूज नहीं कर सकता मैं, तो इसके पास अब क्या ऑप्शन था। तो इसने जो बाम्बू स्लिप्स ऐसे तोड़ के फेंके थे D132 के जेल में जो इसके पास थे, ये उन्हें इकट्ठा करता था इसके पास। उसके अंदर मेमोरी का पावर था और भूलने का भी पावर था, क्योंकि ये अंदर जाता था तो भूल जाता था, बाहर निकलता था तो याद आ जाता था। और इनको पूरा ना ये अपने 10वें हेवनली पैलेस में डाल देता है। बाम्बू स्लिप्स जो होते हैं वो राख में बदल जाते हैं और इसके 10वें हेवनली पैलेस में सेटल हो जाते हैं। और उसमें ब्लडी कलर की ऑरा दिख रही, कभी वो ऑरा मतलब दिखने लगती थी, कभी गायब हो जाती थी। एक तरह से ग्रोविश ऑरा थी। इसका 10वां हेवनली पैलेस एकदम लाल हो जाता है, डीप क्रिम्शन कलर। बेसिकली इसका 10वां हेवनली पैलेस समझ लो जेल बन गया था, D132 वाला। तो जोकिंग का कल्टीवेशन फिर से बढ़ता, जो कि आप बोल सकते हो ना कि गोल्ड कोर लेवल में एब्सोल्यूट पीक होता है, वो वहां पहुंच चुका था। और भाई के पास तगड़ा कॉम्बिनेशन था। अच्छा है तो ये अभी भी मतलब उस लेवल पे जा सकता है जिसे नास एंड सोल कहते हैं। लेकिन इसका 11वां पैलेस अभी भी बाकी था। एक जो इसका हेवनली पैलेस है ना, जो इसके ओरिजिनल आर्ट है उनमें से वो बाकी था। इधर इंकवेल की जो पेंटिंग थी लगभग कंप्लीट हो चुकी थी। अब उसमें एक ही चीज मिसिंग था, वो सिंगर था और खोपड़ी। अब जो इंकवेल की तरफ देखता है, इंकवेल की तरफ देखते। अब इंकवेल क्या करता ना, जो पेंटिंग बना रहा था ना, खोपड़ी जो बना रहा था एकदम जोकिंग के जैसा बना रहा था। तो समझ जाता है इंकवेल इस दौरान पेंटिंग में मतलब जो चेहरा बनाता है उसमें आंख भी अब लगा देता, आंखें मानो खुलने लगती। और फिर ये बोलता है एक्सॉल्टेड गॉड, मैंने आपकी बॉडी कंप्लीट कर दी। इंकवेल इस दौरान टॉप स्पीड में भागता है। अब गॉड फिंगर काफी एक्साइटेड था, वो इस बॉडी की तरफ बढ़ जाता है, इसके साथ पूरी तरह से फ्यूज होने लगता है। तुरंत जोकिंग भी मूव करता है, जो बचे कुचे सन की औरत थी वो उसकी तरफ पड़ता है। और क्योंकि अब थोड़ा सा वहां पर ना एरिया जो था स्पेल का कमजोर था, तो जोकिंग वहीं से निकलता और सेम काम इंकवेल करता। इस दौरान हेड और स्टोन भी यहाँ से निकल लेते। फिंगर को किसी से मतलब नहीं था, वो तो वही इस बॉडी में फ्यूज हो रहा था। अब ये बॉडी से कनेक्ट भी हो जाता है, इसकी आंखें भी खुल जाती है, लेकिन बॉडी पर अब क्रैक आने लगते, पूरी बॉडी बेसिकली एक्सप्लोड कर जाती है और ये काफी गुस्से में आ जाता है। अब एक्सप्लोड मतलब ऐसा होता है ना कि आसपास में थोड़ी दूर पर हेड और स्टोन लाइन थे, वो भी एक्सप्लोड कर जाते हैं। वो और इस रनिंग वेल को भी हिट करती है। वो तो ऐसा लग रहा था खत्म ही हो जाएंगे। काफी निराश थे यार, मतलब मैं गॉड को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अच्छा मौका था मेरे पास, मुझे पहले ही भाग जाना चाहिए था। बट ये फिर भी दिमाग लगाता है कि पैनिक मत करिए एक्सॉल्टेड गॉड, आपका सर्वेंट
के लिए एक दूसरे भी बॉडी बनाया है। एक तो पेंटिंग वाली थी जो कि एक्सप्लोड कर गई, लेकिन रियल बॉडी उधर है, मतलब वो सोकिंग की तरफ इशारा करता है। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट ए के मुसाफिर विदा लेता हूँ।